हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास सेवन के मैथमेटिक्स जो है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 13 में स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि क्वाड्रिलेटरल होगा यानी कि चतुर्भुज जिसको बोलते हो आप। आज इंट्रोडक्शन रहेगा, यानी कि पूरे के पूरे जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 13 जो है, चैप्टर यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज जो है, उसका पूरा चैप्टर का आज मैं केवल इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ में जितनी भी एक्टिविटी है उसको मैं करूंगा। और जितना भी इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट होगा ना, सारे कॉन्सेप्ट का जितना भी मसाला होगा, सब मसाला मैं इसी वीडियो में आपको मतलब रख दिया हूँ। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही क्लास ज़बरदस्त होने वाली है। यदि कोई आपके साथी वाथी हैं तो ज़रूर आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास की। कुछ इंस्ट्रक्शन है। यदि आपको ये स्क्रीन आपको धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा कमेंट भी कर देना। और एक चीज़ और ये भी मैं कह रहा हूँ कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको मेन होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कि यदि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप कोई भी प्रॉब्लम बना ले जाओगे, यानी कि आप एग्ज़ाम में मार्क्स जो है आपके हाथ में आ जाएगा। क्लियर है। चलो, कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर दे रखा है, तो आप इस पिक्चर पे क्या देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है, ये वाला पिक्चर, ये वाले पिक्चर, ये वाला पिक्चर, इसमें कितने साइड है? फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड एंड दिस इज फोर्थ साइड। और ये पिक्चर कैसा है? बिल्कुल बंद है ना। चारों तरफ से साइड है और ये पिक्चर कैसा है? बंद है। और आप ये भी देखो, यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही जान रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बोलते किसे हैं। तो आपने क्या देखा कि 4 साइड होने चाहिए, है ना। ये मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, A, B और यहाँ पे C और यहाँ पे D। क्लियर है। तो मैंने कहा कि AB, BC, CD, DA ये क्या है? ये चारों तरफ से साइड है। और साथ में ये पिक्चर कैसा है? ये फिगर कैसा है? बंद है ना, कहीं से खुला हुआ नहीं है। साथ में इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 साइड, 4 एंगल और पिक्चर क्लोज, यानी कि फिगर जो है वो बंद होना चाहिए। सेम वही चीज़ यहाँ भी है, सेम वही बात यहाँ भी है, जो बात मैंने यहाँ कहा। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन आता है कि हम लोग वी से क्लोज शेप, सबसे पहले शेप कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। हैविंग 4 साइड, और 4 साइड होने चाहिए। वेयर 4 एंगल, और क्या? 4 एंगल होने चाहिए। आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऐसा अगर कोई फिगर बना हुआ है तो उसी का नाम हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, उसी को चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को देख लेते हैं, जिसमें एक्टिविटी 1 को हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारा ही शरीर है, तो हमारे पार्ट्स ऑफ हमारा जो बॉडी है, बॉडी के भी पार्ट्स है ना। ये फिंगर है, ये माउथ है, ये आइज़ है, इस तरह से पार्ट्स है। उसी तरह से इसका भी नाम दिया हुआ है। क्या क्या नाम दिया हुआ है? सबसे पहले साइड, एंगल, वर्टिसेस, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखो, ये जितना भी वर्टिसेज है, ये सब वर्टिसेज में आएगा। A, B, C और ये D, ये सब वर्टिसेज बोला जाएगा। क्लियर है। तो A, B, C, D 4 वर्टिसेज हो गए। साइड में कौन कौन आएगा? देखो, साइड में AB तो लिखा है AB, फिर कौन सा? BC, तो यहाँ पे BC, और कौन सा? CD, तो ये है CD, और कौन सा? DA, तो यहाँ पे लिख दिया DA। अब चलो एंगल में बातें कर लेते हैं। तो मान लो मुझे कि ये वाला एंगल दिखाना है, ये एंगल, तो क्या बोलूँगा? ADC, याद रहे क्या बोलूँगा? ADC। दिख रहा है आपको? मान लो ये वाला एंगल दिखाना था मुझे, तो मैंने क्या दिखाया? ADC। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं ADC ना लिख करके मैं CDA लिखूँगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? चलेगा। ये क्लियर है। तो आप चाहो ADC लिखो, चाहे CDA लिखो। क्या? ADC लिखो या CDA लिखो, हाँ, दोनों कंडीशन में D जो है बीच में है। दोनों कंडीशन देखो बीच में है, और यहाँ भी बीच में है। A और C आजू बाजू है, यहाँ पे C और A आजू बाजू है, लेकिन दोनों कंडीशन में D क्या है? मध्य में है, बिल्कुल बीचों बीच है। क्लियर है। तो आप चाहे ADC लिख लो, चाहे CDA लिखो, बात वही है। क्लियर है। उसी तरह से आपको अगर ये एंगल लिखना हो तो कैसे लिखोगे? DCB या फिर BCD, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है।
कि डी सी बी या फिर बी सी डी। क्लियर है। अगर ये वाला एंगल लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, सी बी ए। क्लियर है, सी बी ए ये लिख लिया आपने, या फिर ए बी सी, दोनों कंडीशन में देखो बी बी, जो जहाँ पे एंगल हमें दिखाना रहता है उसको हम लोग हमेशा कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, सेंटर में, है ना। यहाँ देखो सी पे एंगल दिखाना था, ये सी पे एंगल मुझे दिखाना था तो उसको कहाँ रखे थे, सी पे। यहाँ भी सी को बीच में रखा था। क्लियर है, या तो नाम ऐसे लिख लो या तो नाम ऐसे लिख लो। क्लियर है, बी पे दिखाना था तो बी पे, और ये बी पे देखो। क्लियर है, वही चीज़ अब जब ए को दिखाना है तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से डी ए बी या बी ए डी ऐसे लिख सकते हैं। देखो बी ए डी या फिर डी ए बी। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, हमने पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स को देखा। सबसे पहले वर्टिसेस को देखा, साइड को देखा और एंगल को देख लिया। ये बात समझ में आता है। तो इसी पे बेस्ड आपका ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी एक यहाँ पे बताया हुआ है और 13.16 आपको करना है, 13.17 आपको करना है। क्लियर है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। क्लियर है, अब चलो इंटीरियर रीजन एंड एक्सटीरियर रीजन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर मतलब होता है कि अंदर का भाग और एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी। क्लियर है, तो देखो जो अंदर में है ये पी पॉइंट कहाँ है, पी और क्यू कहाँ है, अंदर में है। क्लियर है, ये और बाकी ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब कहाँ है, अंदर में है। ये पी मेन मुख्य रूप से पी और क्यू कहाँ है, इस क्लोज फिगर के, यानी कि ए बी सी डी जो ये क्वाड्रिलेटरल है, जो ये चतुर्भुज है, ये पी और क्यू कहाँ है, अंदर में है। वही चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अंदर में क्या हो गया, जितने भी पॉइंट्स है सब बाहर निकल गए। ये जितना भी देखो ये सब खुरदरा वाला पार्ट भी बाहर, और साथ में ये देखो एस बाहर आ गया, आर बाहर आ गया। क्लियर है, तो ये सब भी बाहर, इसका मतलब ये बाहर का रीजन है, ये बाहरी भाग है। क्लियर है, तो एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर और इंटीरियर मतलब अंदर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। चलो ये बात समझ में आ गया। अब एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है कि द साइड ऑफ, ये पिक्चर आपको दिख रहा है पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज है। द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट मीट ईच अदर एट अ पॉइंट वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। क्लियर है, कह रहा है कि द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का साइड जो एक पॉइंट पे आके मिले या वर्टेक्स पे, क्या कहा इसने कि एक वर्टेक्स पे आके मिले। देखो मीट लिखा है ना, मीट, मीट मतलब होता है मिलना, मिले कहाँ पे, एक पॉइंट पे, मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को भी वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इस एस पॉइंट पे कौन कौन एडजेसेंट होगा, क्लियर है, कौन कौन सा साइड एडजेसेंट होगा, तो क्या नाम दोगे आप, आर एस और पी एस। क्लियर है, यानी कि एक वर्टेक्स को आप पकड़ लो और इस वर्टेक्स पे कौन कौन आके जुड़ रहा है तो वो एडजेसेंट साइड कहलाएगा। तो पी एस और आर एस क्या है, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आर एस एंड पी एस आर एडजेसेंट साइड। ध्यान से समझना, एडजेसेंट साइड, अभी मैं साइड की बातें कर रहा हूँ, अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल तो एंगल की बातें करेंगे। पहले एडजेसेंट साइड को समझ लो। मैंने एडजेसेंट साइड किसे कहा है, अगर एक वर्टेक्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो एस को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, अब इस एस पे कौन कौन सा साइड आया हुआ है, तो पी एस और आर एस। क्लियर है, तो ये पी एस और आर एस क्या होगा, एडजेसेंट साइड। क्लियर हो गया। अब चलो एडजेसेंट साइड समझ गया, अब आपको समझना है अपोजिट साइड। क्या समझना है, अपोजिट साइड। देखो जरा, कह रहा है कि इन फिगर 13.20 साइड पी क्यू एंड आर एस, कह रहा है कि साइड पी क्यू, ये जो पी क्यू जो साइड है एंड आर एस, और आर एस जो साइड है, ये आर एस जो साइड है, नॉट मीट, ये मिलते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, ये पी क्यू जो है, ये पी और क्यू का जो ये साइड है और ये आर एस जो साइड है, ये दोनों बिल्कुल नहीं मिलते हैं। इसलिए देयरफॉर दीज साइड्स आर नोन एज अपोजिट साइड। इसमें दो चीज़ हम लोग को सीखना था, एक एडजेसेंट साइड और एक अपोजिट साइड सीखना था। एडजेसेंट साइड तो हमें पता चल गया कि एक वर्टेक्स को, एक पॉइंट हमने लिया, उस पॉइंट से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो आर एस और पी एस, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया। अब बात आया था कि अपोजिट साइड किसे बोलेंगे, तो पी क्यू, हम लोग पी और क्यू को कंसिडर करें, यानी कि इसके वर्टेक्स को देखें और इसको वर्टेक्स को भी देखें, है ना। क्लियर है, तो ये पी क्यू जो साइड है ये इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है, है ना, एस आर के साथ में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। क्लियर है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन फिगर 13.20
राइट द सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो सेकंड पेयर देखो, ये पहला पेयर है PQ का अपोजिट कौन है, SR। तो यहाँ पे लिख देता हूँ PQ का अपोजिट कौन बन रहा है, SR बन रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि PS का अपोजिट कौन बनेगा, QR। PS का अपोजिट कौन बनेगा, QR। क्लियर है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब एक्टिविटी 2 पे देखते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इन द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट देम अलॉन्ग विथ देयर वर्टिसेस इन द फॉलोइंग टेबल। क्लियर है। तो ये एक्टिविटी 2 दे रखा है। इसमें से आपको क्या क्या करना है, इसमें से आपको पेयर बताना है, एडजेसेंट साइड का पेयर, ठीक है, और आपको राइट देम अलॉन्ग विथ देयर वर्टिसेस, और इसके वर्टिसेस को भी आपको देखना है, ठीक है। तो चलो, अगर मैं यहाँ पे L को लेता हूँ, किसको लेता हूँ, चलो एडजेसेंट साइड, हमें एडजेसेंट साइड और वर्टिसेस भी बताना है। तो चलो, अगर मैं L वर्टिसेस को ले रहा हूँ तो पहले वर्टिसेस लिख लो, L M N O, L, दूसरा वर्टिसेस M, तीसरा वर्टिसेस N और O। एक करके बता रहा हूँ, फिगर नंबर 13.21 को एक बता के बता रहा हूँ और एक, अब बाकी आप लोग को खुद से बनाना है। तो मैंने वर्टिसेस लिख लिया L M N O। अब सोचो, L को अगर मैं यहाँ पे एडजेसेंट साइड अब लिखना है, अगर मैं L को कंसिडर कर रहा हूँ वर्टिसेस के रूप में, हमें एडजेसेंट साइड चाहिए, तो मैंने क्या कहा था कि इस वर्टिसेस से कौन कौन साइड जुड़ा हुआ है, तो OL और MO, ML, तो कौन कौन हो जाएगा, OL एंड ML, ठीक है। तो ये क्या लिखना था, हमें पेयर में लिखना था। किस में लिखना था, पेयर में। बोला है ना कि एडजेसेंट साइड का पेयर लिखो और साथ में आपका वर्टिसेस लिखो और अपोजिट साइड का भी पेयर लिखो, ठीक है। अब चलो, ये अगर L को मैंने किया तो ये आ गया। उसी तरह से O को करूँगा तो O पे कौन कौन जुड़ रहा है, इस O पे वर्टिसेस पे कौन कौन जुड़ रहा है, LO और NO, ठीक है। तो कौन आएगा, LO एंड NO। क्लियर है। उसी तरह से N अगर कंसिडर करेंगे तो कौन कौन आएगा, ON और इधर से MN, क्योंकि N पे कौन कौन आ रहा है, MN और ON। तो यहाँ पे लिखो MN एंड ON। क्लियर है, ठीक। अब अगर मैं M को कंसिडर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये NM और LM, NM एंड LM, ये कंसिडर हो गया। ओके। तो अपोजिट साइड के अंदर में हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड में हमारा यहाँ से जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ अपोजिट साइड में, तो अभी मैंने बताया था कि अगर M और N साइड को मैं देख रहा हूँ तो MN का अपोजिट कौन बनेगा, LO, ठीक है। तो इसका पेयर क्या बनेगा, MN का अपोजिट कौन बनेगा, MN का अपोजिट LO बनेगा। क्लियर है, अपोजिट साइड का, ठीक। और अगर मैं ठीक है, अपोजिट साइड चार्ट हो, अच्छा चलो ठीक है, MN का अपोजिट LO और LO का अपोजिट क्या हो जाएगा, MN, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। MN का अपोजिट LO और LO का अपोजिट MN, ऐसे लिख लिया हमने। अब ML का अपोजिट क्या होगा, ML का अपोजिट हो जाएगा NO, ठीक है। तो NO का अपोजिट क्या हो जाएगा, ML। ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो ये फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया, ठीक है, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, ये सबको क्लियर है। तो ये इस तरीके से हमारा बनेगा। एक्टिविटी 2 हो गया। अब अभी आपने क्या देखा था, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। अब देखो एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल, क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टू सच एंगल विच आर फॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ना है, टू सच एंगल, वैसे दो एंगल विच आर फॉर्म्ड बाय वन कॉमन साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर एंगल ए की बातें करें, एंगल ए की बातें करें, ठीक है, तो ये दो साइड से मिलके बना है। कौन कौन सा, DA, अगर एंगल ए की बातें करें तो DA और BA, ये दो साइड से मिलके ये वाला बना है ये एंगल। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि टू सच एंगल विच आर फॉर्म्ड बाय वन कॉमन साइड, ठीक है, एक कॉमन साइड से मिलके बना हो, आर कॉल्ड एडजेसेंट। तो देखो
अगर मैं एंगल ए की बातें करता हूँ तो कौन कौन किस किस से बना है, ये बना है डी ए एंड ए बी से, डी ए एंड ए बी से। वही मैं एंगल बी की बातें करता हूँ, एंगल बी की बातें करता हूँ तो ये एंगल बी किस से बना है, ये एंगल बी जो बना है ये बना है हमारा एंगल बी सी बी किससे, ये वाला एंगल बी किस किस से बना है, ये सी बी और ए बी से, किससे, सी बी एंड ए बी से। क्लियर है, ये ए बी से ऐसे। तो आप क्या देख रहे हो कि एंगल ए एंगल बी दोनों में कौन सा कॉमन साइड है, ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी और ए बी, इसलिए हमारा एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। क्लियर है। अगर कोई ये पूछे कि एंगल ए का ये एंगल डी एडजेसेंट है कि नहीं, तो बिल्कुल ये भी है। ठीक है, एंगल ए का एंगल डी क्या है, एडजेसेंट है, एंगल ए का एंगल बी क्या है, एडजेसेंट है, ये भी बात याद रहे। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन यहाँ पे साफ साफ क्लियर है क्या, कि टू सच एंगल विच आर, देखो अब अगर मैं लिखता हूँ कि मैं एंगल डी लिखता हूँ, एंगल डी क्यों एडजेसेंट है एंगल ए का, मैंने एंगल ए का एंगल डी है कि नहीं इसका प्रमाण दे रहा हूँ। तो बताओ ये एंगल डी कैसे कैसे आपका हुआ है, देखो ये सी डी किससे, सी डी एंड ए डी या डी ए। क्लियर है, एंगल डी कैसे, ये एंगल डी कैसे बना है, इधर से सी डी और इधर से ए डी। तो देखो एंगल डी का, तो देखो इसमें भी डी ए है, एंगल ए में भी डी ए है और यहाँ भी क्या है, डी ए है। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए एंगल डी का एडजेसेंट है और एंगल बी का भी एडजेसेंट है। क्लियर है, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर कोई यहाँ एंगल है तो इसके आजू और इसके बाजू, क्लियर है, ये दोनों क्या, दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इसके एडजेसेंट होते हैं, एंगल ए के एडजेसेंट। अगर मैं कहूँ कि एंगल बी का एडजेसेंट कौन कौन है, तो एंगल ए है और कौन होगा, एंगल यहाँ वाला एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, एडजेसेंट, अगर बी को पकड़ूंगा और एडजेसेंट पूछूंगा तो ये और ये होगा। क्लियर है, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे अपोजिट एंगल के बारे में। क्लियर है, तो कह रहा है कि देयरफॉर एनी टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट आर कॉल्ड अपोजिट साइड। कह रहा है कि जो एडजेसेंट नहीं होगा वो अपोजिट एंगल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं एंगल ए की बातें किया तो एंगल बी और एंगल डी क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। क्लियर है, ये दोनों तो एडजेसेंट हो गए थे इसके लिए। अब इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो तीसरा बचेगा, ये एंगल सी बच गया था। क्लियर है ना। तो अगर मैं एंगल सी को लिखूं, देखो एंगल सी को लिखूं तो एंगल सी कैसे बना है, बी सी और डी ए से। किससे, बी सी एंड डी सी से। तो देखो एंगल ए से डी ए बी, ये दो साइड है डी ए और ए बी। तो क्या इसमें ऐसा कुछ है, कोई नहीं है। इसका मतलब केवल डी और बी ही क्या है, एंगल ए का एडजेसेंट है। इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, एडजेसेंट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी तीसरा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट एंगल बनेगा। वो क्या बनेगा, अपोजिट एंगल। तो मैंने कोशिश किया बहुत अच्छे से आपको बताने के लिए। ठीक है, चलो तो अब मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका क्या है, ये डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल है और ये ए सी क्या है, हमारा डायगोनल है, विकर्ण है। अगर मैं कहूँ कि डी से बी को अगर मैं मिला दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, डायगोनल ही कहलाएगा। क्लियर है, तो हमें आपने डायगोनल देख लिया कि डायगोनल क्या होता है। ठीक है, ए बी सी डी, और ये ए से मैं सी मिलाऊंगा तो ये डायगोनल हो जाएगा, या डी से मैं बी मिलाऊंगा तो डायगोनल हो जाएगा। क्लियर है, तो लेकिन अब हमें देखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसके एक जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर के कोणों का योग कितना होता है, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये चारों एंगल को ऐड करके एक क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है वो हमें अब बताना है। क्लियर है, तो देखो उसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे, आप तो ये जान गए कि कैसे ये चीज़ वर्क करता है, काम करता है ना। चलो देखो ज़रा यहाँ पे कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि जब से ही मैं डायगोनल एक खींचा क्वाड्रिलेटरल के अंदर में, तो एक ट्रेंगल ये हो गया और दूसरा ट्रेंगल ये हो गया। क्लियर है, देखो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज मतलब ट्रेंगल जैसा। ठीक है, क्लियर है, त्रिभुज मतलब जिसमें तीन साइड होते हैं, एक दो और ये तीन, त्रिभुज हो गया। यानी कि एक डायगोनल जो है एक क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रेंगल में बांट रहा है।
एक यहाँ पे ABC नाम का और एक ADC, क्लियर है, ये दिख रहा है ना। तो एक ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। यू नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम लोग को पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर के कोनों का एक ट्रायंगल, यानी कि अगर इस एंगल की बातें करूं, इस एंगल की बातें करूं और इस एंगल की बातें करूं, तो ये तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्लियर है, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो क्या होगा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल है उसका सम प्लस में सम ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे सम ऑफ द ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, तो देखो ADC, क्लियर है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, तो इसका 180 होगा और इसका 180 होगा, तो देखो 180 प्लस 180 तो 360 हो गया। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों जुड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल नहीं रहे, ये पूरा एंगल ही तो हो जाएगा ना। यहाँ भी देखो ये इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नंबर 2 का ये वाला एंगल और ट्रायंगल नंबर 1 का ये वाला एंगल, ये दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो 180 प्लस 180 360, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल द 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, और ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब आपको प्रूफ करने के लिए अगर आता है तो ये इस तरह से आपको प्रूफ कर लेना है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। जैसे एक्टिविटी 4 में, तो एक्टिविटी 4 में आपका कह रहा है कि मेज़र द इंटीरियर एंगल, अंदर के कोणों को आपको मेज़र करना है, ऑफ द फॉलोइंग फिगर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर यानी कि चांद की मदद से। देखो स्टूडेंट, चांद से रख के कैसे मेजर करते हैं, ठीक इसके पीछे में अभी 12 नंबर चैप्टर, जो 12वां चैप्टर, कौन सा चैप्टर नंबर 12, जिसमें मैंने बताया है कि चांद से रख के ये सब एंगल कैसे मेजर करते हैं। अगर आपने चैप्टर 12 पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, 12 नहीं पढ़े हो तो जाकर ज़रूर पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ों को बताया कि चांद रख के कैसे आप एंगल बनाते हैं। तो चांद रख के आपको एंगल यहाँ पे लिख देना है। जैसे एंगल बी जितना भी है, देखो ये ए के बारे में बातें कर रहा है, ए और ये डी और ये सी और ये बी, बीच में जो लिखा रहता है वही एंगल का बात करता है ना। तो ए बी सी डी, तो यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आप मेजर करके लिखोगे और फिर जितना जितना आएगा फिर सबको ऐड करके देखना कि कितना आएगा। तो देख लेना आप सबको, जितना भी आएगा और सबको ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर ही आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। एक कुछ यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम, आप अपना बुक भी पलटाते चलना, आपको ये सब चीज़ मिलते चलेगा, ठीक है। देखो क्वाड्रिलेटरल, देखो स्टूडेंट, मैं तो दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुन पा रहे हो, है ना। तो आप मैं कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं बोर्ड पे अभी पढ़ाने में असमर्थ हूँ, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे काफ़ी लंबा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि बैक में मेरे थोड़ा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ है। काफ़ी लंबे टाइम से मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो शायद जो काम ज़्यादा होता है तो इसलिए शायद प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये साफ क्लियर कर देता हूँ कि ये P हमें इस पिक्चर में, चलो PQRS, ये PQRS एक हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, और जो एंगल P, एंगल Q, एंगल R ये तीनों दे रखे हैं, और मुझे ये एंगल S मुझे चाहिए। तो एंगल S हमारा कैसे निकलेगा, तो देखो हमें क्या करना है कि हमें तो पता है कि अंदर के सभी को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा तो 360 आना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 360, ठीक है, क्लियर है। तो S इक्वल टू जो एंगल हमें चाहिए उसको S इक्वल टू 360 में से ये तीनों को ऐड करके, दिस तीनों को ऐड करके, क्योंकि ये 360 में तो चारों का सम शामिल है ना, चार को जोड़ करके ये 360 है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना है, लेकिन 3 का दिया हुआ है, तो 360 में से इन तीनों को ऐड करके घटा लूँगा। तो देखो P प्लस Q प्लस R, तो 90 प्लस 80 प्लस 95, 90 प्लस 80 प्लस 95, 90 प्लस 80 प्लस 95, ये हमने कर दिया। तीनों को ऐड करूँगा तो 265 आया, 360 में से 265 घटाया तो कितना हो जाएगा 95 डिग्री। तो ऑब्टेंड एंगल यानी कि एंगल S, यानी कि एंगल S इक्वल टू कितना हो गया बेटा 95 डिग्री। ये बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ, ये चीज़ हो गया। अब चलो ये, अब एंगल A कितना है, अब वही सेकंड में एंगल A कितना है 135 डिग्री, एंगल B कितना है 45 डिग्री, एंगल D कितना है 45 डिग्री,
एंगल x, ठीक है। अब मुझे C चाहिए, तो C इक्वल टू क्या होता है 360 माइनस डी प्लस बी। तो वही अगर मुझे 3 दिया हो, 3 एंगल्स आर गिवन एंड 1 एंगल इज रिमेनिंग, तो देन आवर आंसर विल बी 360 माइनस डी प्लस बी प्लस ए, यानी कि D कितना 45 है ना, यहाँ लिखो 45 प्लस B कितना हो जाएगा हमारा, B भी हमारा 45 है प्लस 135। जब आप इसको 360 में से यहाँ पे 360 डिग्री माइनस 45 ये हो गया 90 और में प्लस 135 करोगे तो आपका हो जाएगा 225। क्लियर है, 225। अब जब 360 में से 225 घटाओगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 135। कितना आएगा 135, यानी कि 360 में से आप 225 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 135, यानी कि एंगल कौन सा C पूछ रहा था ना, तो एंगल C इक्वल टू 135 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह से ये वाला भी आपको बना लेना है। क्लियर है, चलो तो अब बात करते हैं, मैंने पहले ही क्लियर किया है कि मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा इस चैप्टर का पूरा मसाला आपके सामने में मैं रखूँगा। क्लियर है, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखते चलना। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझो। पैरेललोग्राम कैसे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है कि देयरफॉर दोज क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। कह रहा है कि दोज क्वाड्रिलेटरल, वैसा क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड, जिनमें से अपोजिट जो साइड होता है आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, दोज क्वाड्रिलेटरल, वैसा क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड यानी कि जैसे ए बी का अपोजिट कौन है डी सी, ये इसके पैरेलल है, यानी कि ए बी पैरेलल है किसके डी सी के। एक तो ये जोड़ी हो गया पैरेलल, ऊपर से क्या बोला है कि इक्वल भी रहे, क्या रहे 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, और यहाँ पे ए डी, ये ए डी और ये बी सी है ना, ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, ये दो पैरेलल आपका मिल जाता है और साथ में अपोजिट जो साइड होते हैं वो भी अगर बराबर हो जाते हैं। देखो 8 है तो 8 है, 4 है तो 4 है ना। और ये देखो ये ए बी, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ाऊं तो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, चाहे ये पीछे में भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ा लूँ तो भी कभी कट नहीं करेगा, यानी कि ए बी जो है डी सी के पैरेलल है। और वही बात ये ए डी को देख लो, ये अगर मैं ए डी को आगे पीछे करता हूँ और ये बी सी को भी मैं आगे पीछे करता हूँ तो देखो ये आगे चलता चला जाएगा, ये भी आगे चलता चला जाएगा, यानी कि ये ए डी लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, वो अपने डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है, तो यानी कि ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल। इसी तरह से दो पैरेलल मिलने चाहिए, दो पेयर, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, दो पेयर है, ये दो पेयर पैरेलल मिले, साथ में इसके अपोजिट जो साइड हैं वो। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ही यही है कि अपोजिट साइड पैरेलल, यानी कि दो यहाँ पे पैरेलल मिले आपको और इक्वल भी मिले तो भी आप पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो जैसे ये भी पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम आपका नहीं है। क्लियर है, क्योंकि ये देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर ये जा रहा है और ये यहाँ जाके कटा हुआ है, यानी कि ये ए बी जो है वो ए डी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, और ना ही ये और ये, भले ही इक्वल है, ये 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर ये भी 8 सेंटीमीटर, भले ही चारों तरफ अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन क्या है ये पैरेलल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे देख लो, यहाँ ये पैरेललोग्राम है आपका, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसमें 4 सेंटीमीटर देखो, ये अगर मैं इसको आगे ऐसे बढ़ाता रहूँगा और इसको भी मैं आगे ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये अपने डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जाएगा और ये अपने डायरेक्शन में आगे आगे जाएगा। क्लियर है, पीछे से भी कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो यानी कि ए डी पैरेलल हो गया बी सी के और ये ए बी लाइन जो है इसको भी अगर मैं आगे बढ़ाऊं और ये डी सी लाइन को भी मैं आगे ऐसे ऐसे बढ़ाते चलूँ या इधर पीछे में भी मैं ऐसे ऐसे करता चलूँ और इधर भी ऐसे ऐसे करता, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये अपने डायरेक्शन में बढ़ेगा और ये लाइन डी सी जो है वो अपने डायरेक्शन में बढ़ेगा। यानी कि ये ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल और ये ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल और साथ में ये दोनों क्या है
इक्वल है ना, अपोजिट साइड जो है आपस में इक्वल है। 4 है तो ये भी 4, 8 है तो ये भी 8। पैरेललोग्राम के मतलब ये होता है कि अगर वो पैरेललोग्राम हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी ही होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसा होता है। तो ये सब बातें थी जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड थी। अब पैरेललोग्राम से हम लोग आगे चलेंगे रेक्टेंगल पे, ठीक है। पैरेललोग्राम से हम लोग कहाँ चलेंगे, रेक्टेंगल में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पैरेललोग्राम में ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि एंगल इतना होना चाहिए चाहे एंगल उतना होना चाहिए। पैरेललोग्राम बस सीधा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि 2 पेयर पैरेलल होने चाहिए, यानी कि अपोजिट वाले पैरेलल होने चाहिए, यानी कि AB जो है वो DC के पैरेलल, ये AB जो है वो DC के पैरेलल, और AD जो है वो BC के पैरेलल। ये हो गया। और साथ में क्या बोला गया है कि ये भी होना चाहिए, क्या बोला जाए इसको, इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तब पैरेललोग्राम, एंगल का कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बातें कर लें। रेक्टेंगल कहता है कि दोज पैरेललोग्राम, वैसा पैरेललोग्राम विच हैव ऑल द एंगल एज राइट एंगल आर कॉल्ड रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम है क्योंकि AB जो है वो DC के पैरेलल है और ये AD जो है वो BC के पैरेलल, और साथ में देखो अपोजिट साइड भी इक्वल है। ये 8 है तो ये भी 8, ये 4 है तो ये भी 4 है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम ही है। लेकिन वही कह रहा है कि वैसा पैरेललोग्राम जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने, हर एक एंगल जो है वो कितना का बने, 90 डिग्री का बने। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आया। अब रोम्बस के बारे में पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल की एक और ख़ास बात ये होती है, हाँ चलो रेक्टेंगल तो आप पढ़ ही लिए। रेक्टेंगल में और भी बता देता हूँ कि जैसे ये AB के, यानी कि इसका अपोजिट कौन, ये, तो इसी के बराबर। इसका अपोजिट कौन, ये, तो इसके बराबर। तभी हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल का डेफिनेशन पूरा ये है, क्लियर है। तो अब चलो यहाँ पे रोम्बस के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि दोज पैरेललोग्राम, वैसा पैरेललोग्राम, देखो ये सब भी पैरेललोग्राम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन विच हैव ऑल द साइड इक्वल, जिसके चारों साइड आपस में इक्वल है, नोन एज रोम्बस। जैसे ये आपका एक दिख रहा होगा तो ऐसा आप बोल रहे हो कि ये तो स्क्वायर जैसा है, ये तो वर्ग है, लेकिन ये रोम्बस है। ये क्या है, पहले तो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम, पहले तो ये पैरेललोग्राम है। फिर ये आप बोलोगे कि ये तो स्क्वायर है, तो ठीक है, ये स्क्वायर भी है, पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर भी है, ये ऐसा रहेगा, ठीक है, स्क्वायर भी है। और साथ में इसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और इसी को आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल, यानी कि स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, है ना। और इसी का नाम इसने क्या रख दिया, रोम्बस, ठीक है, RHOMBUS, रोम्बस। बस रोम्बस का डेफिनेशन क्या कहता है कि ऑल साइड इक्वल, बस इतना ही। रोम्बस में क्या बोला है कि वैसा पैरेललोग्राम तो होना ही चाहिए, यानी कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है कि चारों साइड इक्वल, एंगल कैसा भी रहे मुझे उससे मतलब नहीं है। रोम्बस ये कहता है कि एंगल कैसे हमें मतलब नहीं है, बस चारों तरफ अगर बराबर है और साथ में पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम यानी कि AB जो है DC के इक्वल पैरेलल और AD जो है वो BC के पैरेलल और इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रोम्बस है। तो क्लियर है। तो इसको ये जो पिक्चर है, तो देखो ये आपका क्या है, ये पैरेललोग्राम और साथ में क्या क्या कहलाएगा, ये रोम्बस कहलाएगा। क्योंकि अब देखो किसी ने क्या किया, एंगल बिगाड़ दिया। जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा था, 90 डिग्री, चारों तरफ क्या बन रहा है, 90 का, ठीक है। लेकिन किसी ने क्या किया, ए को धक्का दे दिया, तो ये थोड़ा सा खिसक गया, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा पिक्चर थोड़ा सा इधर की तरफ झुक गया, ठीक है। लेकिन वही है, लेकिन एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन चारों तरफ शेप वही है। यहाँ पे देखो किसी ने इस बार क्या किया, बी की तरफ से ऐसे धक्का दे दिया। किसी ने क्या किया, अपने ताकत से बी को दबा दिया, तो बी को जैसे ही धक्का दिया ना, तो बी थोड़ा सा यहाँ पे देखो झुक गया है। लेकिन चारों तरफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये भी आपका रोम्बस है, ये भी रोम्बस है, ये भी रोम्बस है, क्लियर है। अब स्क्वायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि सच अ क्वाड्रिलेटरल, वैसा क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ ऑल इक्वल साइड, जिसमें चारों तरफ साइड जो है इक्वल रहे, एंड ऑल एंगल एज अ राइट एंगल, और चारों के चारों एंगल कैसा रहे, 90 डिग्री रहे। राइट एंगल मतलब होता है कि समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण बने, इज नोन एज स्क्वायर। तो जैसे कि ऊपर के इस पिक्चर में आप देख सकते हो, चारों तरफ बिल्कुल बराबर है,
90 डिग्री भी बन रहा है, इसलिए इसका नाम, इसको पैरेललोग्राम भी बोलेंगे, स्क्वायर भी बोलेंगे, रेक्टेंगल भी बोलेंगे। स्क्वायर को रेक्टेंगल बोलेंगे? हाँ बेटा, इसको रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या था? रेक्टेंगल कहता था कि मेरे आमने सामने बराबर होता। देखो ये DC के सामने कौन है? AB, अपोजिट में कौन है? AB, और ये AD के अपोजिट में कौन है? BC। तो देखो आमने सामने बराबर है और साथ में क्या है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्लियर है? लेकिन स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह रहे हैं, लेकिन रेक्टेंगल को, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि चारों तरफ बराबर नहीं है इसका। ठीक है, अगर 4 है तो ये 8 है। क्लियर है? तो इसको आप वो नहीं कह सकते। क्लियर है? चलो ये बात समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ट्रेपीजियम लास्ट आपका बचा हुआ है। ट्रेपीजियम क्या कहता है कि दोज क्वाड्रिलेटरल, वैसे क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वैसे क्वाड्रिलेटरल विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, केवल एक पेयर क्या रहे? अपोजिट रहे। एक पेयर क्या रहे? अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, केवल एक जो साइड रहे वो पैरेलल रहे, आर कॉल्ड ट्रेपीजियम। वन पेयर, देखो वन पेयर यहाँ पे मैं बात कर रहा था ना हर बार कि पैरेललोग्राम में 2 पेयर होते हैं, पैरेललोग्राम में 2 पेयर होते हैं। क्लियर है? मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखो ये पैरेललोग्राम में मैं यहाँ पे बताया था ना, देखो ये AB DC के पैरेलल, 2 ठो लिखा था ना, ये 2 पेयर। ठीक है, तो आप जब नोट्स बनाते हो ना तो अच्छे से नोट्स बनाना। 2 पेयर होते हैं पैरेललोग्राम में, लेकिन ट्रेपीजियम क्या कहता है कि मेरा एक ठो रहेगा, किधर से भी। ये DC जो है, अब ध्यान से देखो, ये DC जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल मतलब ये देखो, इसको आगे बढ़ाऊं और इसको भी मैं ऐसे आगे बढ़ाता चला जाऊं तो ये कभी कट नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये क्या हो गया? DC जो है वो पैरेलल है किसके? AB के, है ना। भले ही ये 6 सेंटीमीटर है और भले ही ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है, उससे मतलब नहीं है। बस ट्रेपीजियम ये कहता है कि एक वन पेयर केवल अपोजिट साइड होना चाहिए। ये तो ये अपोजिट साइड हमारा ये रहा, अपोजिट पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल यानी कि समानांतर, ये हो गया। लेकिन आप यहाँ पे DA को देखो ध्यान से। ठीक है, तो देखो ये DA और ये CB इज़ नॉट पैरेलल, क्योंकि ये जैसे ही DA को आप आगे की तरफ ऐसे बढ़ाओगे और ये B को आगे की तरफ आप बढ़ाते हैं तो ये ऐसे जाते जाते ना आगे कट हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे को कट कर लेगा, इंटरसेक्ट कर लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकली। तो ये ट्रेपीजियम का एक केवल वन पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट कॉल्ड ट्रेपीजियम, राइट। तो ये एक्टिविटी 5 यहाँ पे दे रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज अ रेक्टेंगल। आपको एज अ रेक्टेंगल, एज अ स्क्वायर, एज अ रोम्बस, एज अ ट्रेपीजियम एंड द क्वाड्रिलेटरल विच ऑल द साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, जो कि अलग अलग लेंथ के दिए हुए हैं, एंड फिल द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, और टेबल आपको फिलअप करना है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको तो बता चुका है रेक्टेंगल कैसा रहेगा, स्क्वायर कैसा रहेगा, रोम्बस कैसा रहेगा, ट्रेपीजियम कैसा रहेगा। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर की बातें कर लेते हो। आप ध्यान से देखो, AB जो है वो DC के पैरेलल है। अब पैरेलल यानी कि समानांतर को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, समानांतर को यानी कि पैरेलल को पहचानने के लिए आपको ये करना होगा कि आपको लाइन को एक्सटेंड करके आपको देखो कि क्या ये लाइन एक दूसरे को कट करेगा क्या। अगर कट कर जाएगा तो वो समानांतर नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। तो AB को और DC को आगे बढ़ाओगे आप, चाहे पीछे से बढ़ा लो चाहे इधर आगे से बढ़ा लो, कहीं भी कट करेगा क्या? नहीं कट करेगा। यानी कि AB जो है वो पैरेलल हो गया किसके? DC के। क्लियर है? ठीक, तो ये वन पेयर मिला। अब देखो ये AD थोड़ा सा ये झुका हुआ लाइन है, इसको मैं ऐसे आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, और ये BC को भी मैं आगे की तरफ ऐसे बढ़ाता हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये एक पॉइंट पे जाके कट कर जाएगा। ये इधर से ऐसे जाएगा और ये इधर से जाएगा, तो ये कट कर जाएगा। इसका मतलब AD जो है वो BC के क्या है? पैरेलल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे AD जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, किसके? BC के। कौन? AD जो है वो BC के पैरेलल, मैंने पैरेलल करके और मैंने ये कट मारा है, इसका मतलब समझ जाना कि ये नॉट पैरेलल। तो एक ही पेयर मेरा पैरेलल मिल रहा है, तो जिसमें एक पेयर पैरेलल मिले तो उसको क्या नाम दिया था, है ना, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। अगर पैरेलल मिले तो उसका क्या नाम दिया था मैंने? ट्रेपीजियम। ठीक है, क्या नाम दिया था? ट्रेपीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ इक्वल साइड, तो यहाँ पे आप साइड, तो ट्रेपीजियम में साइड तो इक्वल है नहीं,
क्योंकि ए बी का आप देख लो ये कितना, मान लो कि 4 होगा तो ये डी सी कितना 6 हो सकता है, तो इक्वल साइड इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, नन। और उस इस जैसे 1 पेयर जिसमें मिलेगा उसका नाम क्या है, ट्रेपेजियम। तो इसी तरीके से आपको पहचान करना है, मेरी डेफिनेशन पे बहुत अच्छे से गौर करना आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, ये था कंप्लीट चैप्टर 13 का पूरा मसाला, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कोर कॉन्सेप्ट मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है आपको समझाने के लिए। पूरी मैंने अपनी एनर्जी झोंक दी है इस चैप्टर को समझाने में और इसके जो प्रेजेंटेशन है उसको तैयार करने में कि आपको किस तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और डियर स्टूडेंट आप ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे। मैं मिलूँगा आपसे अब अगले नेक्स्ट इसके जितने भी एक्सरसाइज पोर्शन है, हर एक एक्सरसाइज पोर्शन पे। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।